हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। माय नेम इज़ नैन्सी और मैंने अपना एमकॉम एमबीए किया है एंड नाउ एट प्रेजेंट आई एम गिविंग कोचिंग टू यूजीसी एस्पिरेंट्स प्लस कॉमर्स स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन किया था, उसी को आगे करते हुए हम नेक्स्ट बैरियर्स हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। बट उससे पहले अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन क्लासेस हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, एचआरएम, इन सब्जेक्ट्स में से अगर आपको किसी की भी कोचिंग चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देर मत करिए, स्पेशल ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, आप उसका बेनिफिट उठाइए। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 5 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे। उसके आगे आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट, हमारे जो फ्यू बैरियर्स हैं जो रह गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 6th वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, कम्युनिकेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर हम बात करें, ईच ऑफ दीज मेथड्स हैज़ इट्स own problems and constraints that may become barriers to effective communication। और हर कम्युनिकेशन मेथड के अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बैरियर्स होते हैं। तो उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और क्यों ये बैरियर्स अराइज होते हैं, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो भी एक बैरियर बन जाता है, जहाँ मतलब बहुत सारे हमें मतलब रूल्स रेगुलेशंस हों, फॉलो करने होते हैं जो। तो कई बार एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसको हमें एड्रेस करना है, किसको हमें रिपोर्ट करना है। तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वन वे फ्लो हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ टॉप टू बॉटम एक ही फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, और जो लो लेवल हमारा रहता है ऑर्गेनाइजेशन में उनको नहीं परमिशन दी जाती कि वो भी अपनी बात खुल के कह सकें। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है फ्रेंड्स, और वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बैरियर बन जाता है। अगर हम उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनेंगे तो उन्हें रेक्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं पता चलेगा किसको क्या प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पे आउटपुट उतना अच्छे से नहीं आ पाएगा। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ खुल के काम नहीं कर पाते, खुल के अपनी बात नहीं कह पाते। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। मैकेनिकल बैरियर्स, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो कंपनी में, हमारे फैक्ट्री में कुछ मशीनरी यूज़ हो रही है, वो उतना आउटपुट नहीं दे रही जितना उसको देना चाहिए, तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में हमें ही लॉस होता है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन अगर पास हो जाती है, या फिर लैक ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रांसपेरेंसी। अगर आप प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ तो फिर वहाँ भी एक बैरियर की तरह वो यूज़ होगा, बैरियर की तरह ही वो काम करेगा। तो हमें इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज़ परसेप्शन बैरियर्स। परसेप्शन बैरियर्स का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? हम किसी भी चीज़ को, हमारा देखने का नज़रिया, उसको एक्सेप्ट करने का हमारा तरीका, तो सभी लोगों का अलग अलग ही परसेप्शन रहता है फ्रेंड्स। हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग जज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। डिफरेंट पीपल परसीव द सेम थिंग्स डिफरेंटली। हर चीज़ को हम जो है अलग से लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। दिस इज़ अ फैक्ट विच वी मस्ट कंसिडर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और जिसको हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान ध्यान रखना होता है। हम सभी के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, ओरिजिन्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस ऑडियंस के साथ, जिस रिसीवर के साथ हम डील कर रहे हैं, उनका परसेप्शन लेवल क्या है।
Knowledge of the perception level of the audience is crucial to effective communication. All the messages must be easy and clear. अगर हम उनको ध्यान में रख के, उनका परसेप्शन लेवल ध्यान में रख के कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज एटीट्यूड बैरियर्स. सर्टेन पीपल लाइक टू बी लेफ्ट अलोन. दे आर द इंट्रोवर्ट्स और जस्ट पीपल हु आर नॉट वेरी सोशल. कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जिनको अकेले रहना पसंद होता है, जो ज़्यादा सोशल हो नहीं पाते, और इससे डिफरेंटली बिल्कुल अलग जो होते हैं अनलाइक देम कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, जिन्हें सबके साथ रहना ही पसंद होता है. अलग अलग तरह के लोग होते हैं फ्रेंड्स. बोथ दीज केसेस कुड बिकम अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. ये दोनों ही तरह के लोग बैरियर हो सकते हैं. ना तो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए. अपने इमोशंस को हमें कंट्रोल करना चाहिए. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सम पीपल हैव एटीट्यूड इश्यूज़. कुछ लोगों को एटीट्यूड इश्यूज़ होता है, जैसे कईयों को बहुत ह्यूज ईगो होता है, इनकंसिडरेट बिहेवियर्स होते हैं, लैक ऑफ टीम स्पिरिट, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरलेसनेस. अगर इस तरह का बिहेव हम रखेंगे फ्रेंड्स तो वो भी एक बैरियर की तरह काम करता है. सपोज़ करिए आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, तो क्या कोई भी आपके साथ डील करेगा? नहीं. हमारा बिहेवियर अगर अच्छा नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा फ्रेंड्स, हमसे कोई भी डील करना भी नहीं चाहेगा. और अगर आप एक कंपनी में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वहाँ पे टीम स्पिरिट होना ही चाहिए. लैक ऑफ टीम स्पिरिट अगर रहेगा तो कोई भी आपको अपनी टीम में भी इंक्लूड नहीं करना पसंद करेगा. और यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर गिवन. वर्क जो भी आपको दिया गया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फ्रेंड्स. इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दिखा सकते आप लोग. केयरलेस भी नहीं हो सकते आप. तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को हार्म करते हैं, उनको इफ़ेक्टिव बनाने में जिनका योगदान है. सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स लाइक शाइनेस, एंगर, सोशल and anxiety may be removable through courses and proper training. However, problems like egocentric behavior and selfishness may not be correctable. Yes, it is true कि कोई अगर आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा शाई हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर, ये फिर भी हम रिमूव कर सकते हैं. बहुत सारे कोर्सेज हैं फ्रेंड्स जिससे हम अपना बिहेवियर जो है करेक्टिफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई पर्सन ईगो सेंट्रिक बिहेवियर के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या वो बहुत सेल्फिश है, तो इसके लिए तो कोई करेक्टेबल कोर्सेज हैं भी नहीं फ्रेंड्स. तो इसीलिए ये एक बैरियर है जो बहुत सीरियस इशू भी क्रिएट कर सकता है. नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? These are related to the limitation of the human body and the human mind. Memory, attention और perception जो हमारा रहता है फ्रेंड्स, ये उससे रिलेटेड होते हैं. और ये क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? may result from individuals person discomfort. और इससे क्या होता है? इंडिविजुअल को मतलब खुद का हम जो डिस्कम्फर्ट है उससे हम इसको पहचान सकते हैं. जैसे किसी को आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है, या फिर और भी कोई भी पर्सनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है. किसी को कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है तो उसको भी हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में ही काउंट करते हैं फ्रेंड्स. जैसे यहाँ एग्जांपल्स भी दिए हैं. इलनेस, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो वो भी इसमें आता है. पुअर आईसाइट, अगर आपकी आईसाइट अच्छी नहीं है. हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, अगर आपको अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, आप कोई प्रॉब्लम है सुनने में. श्रिलनेस ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस में श्रिलनेस है. डिसलेक्सिया जैसी कोई आपको डिसीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया. तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के एग्जांपल हैं फ्रेंड्स. हाउएवर दीज आर नॉट क्रूशल बिकॉज दे कैन ईजिली बी कंपनसेटेड एंड रिमूव्ड. ये इजीली रिमूवेबल हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये ज़्यादा चिंता का हमारा इशू है ही नहीं. ठीक है फ्रेंड्स. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स. टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है फ्रेंड्स, इट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रही है एंड एज अ रिज़ल्ट इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद द न्यूएस्ट डेवलपमेंट्स. और ये बहुत मुश्किल है कि न्यूएस्ट डेवलपमेंट्स के साथ हम डील कर पाएँ. हैंस
समटाइम्स द टेक्नोलॉजिकल एडवांस में बिकम अ बैरियर, और इसी वजह से ये एक बैरियर बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सपोज़ करिए हर महीने कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी और उसके बेसिस पे हमें अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, है ना। तो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका एक बैरियर बन जाता है। मैकेनिकल फेलियर, आपकी कोई मशीन काम करना बंद हो गई है तो मैकेनिकल फेलियर हो जाता है। जियोग्राफिकल डिस्टेंस, अगर आपके सेल्स पॉइंट पे और आपकी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, या आपके कस्टमर्स में बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया का डिफरेंस आ जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है, तो फिर वहाँ भी आपका बैरियर की तरह वो काम करता है। फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी आपका जो है ये बैरियर की तरह काम करता है। ये सब थे फ्रेंड्स बैरियर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और इस लेक्चर में पढ़े हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एमसीक्यूज़ कम्युनिकेशन के हम करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा है द बिगेस्ट बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन इज़। फ्रेंड्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आप सभी इसको आंसर कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। सबसे बड़ा बैरियर फ्रेंड्स नॉइस होता है। अगर नॉइस प्रेजेंट है आपके कम्युनिकेशन में तो आप अच्छे से बात कर ही नहीं पाएंगे, तो अच्छे से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एसेंशियल स्टेप फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। कोई इफेक्टिव कम्युनिकेटर है उसके लिए एसेंशियल स्टेप क्या है। वैसे तो फ्रेंड्स इनमें से सभी एसेंशियल हैं कम्युनिकेशन के बिहाफ पे। अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए क्या है, सिलेक्शन ऑफ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। आपको चैनल का सिलेक्शन करना है। थिंक अबाउट द इवेल्युएशन प्रोसीजर, इवेल्युएशन प्रोसीजर के बारे में सोचना है। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना है। एंड फोर्थ वन इज़ आइडेंटिफाइंग वेरियस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मीडियम को आइडेंटिफाई करना। ये सभी ज़रूरी हैं वैसे तो, लेकिन फ्रेंड्स जब तक आप कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन नहीं करेंगे तब तक बाकी सब यूज़लेस हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर एक बार हमें ऑब्जेक्टिव पता है कम्युनिकेशन का, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग हम मीडियम का आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चैनल सिलेक्शन कर पाएंगे और फिर इवेल्यूशन प्रोसीजर हो पाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इज़। नेचर कैसा है कम्युनिकेशन का, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, अ पर्पसिव प्रोसेस, साइको सोशल प्रोसेस, ऑल ऑफ अबव। फ्रेंड्स इसका आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये सभी इंक्लूड होता है हमारे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट्स थ्रू। वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होता है फ्रेंड्स, हमने दो तरह के कम्युनिकेशन किए थे, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में हमने देखा था ओरल और रिटन हमारा दोनों इंक्लूड होता है। नॉन वर्बल में गेस्टर्स वगैरह हमारे इंक्लूड होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड होती है। तो जैसे आप देख ही पा रहे हैं यहाँ दिया गया है। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है क्योंकि आपको ए ऑप्शन में ही वर्बल मीडियम दिया है, बट अगर हम बाकी सभी ऑप्शंस भी देखें, सिम्बॉलिक मीडियम, लिप्स मीडियम, ये दोनों ही आपके वर्बल में इंक्लूड होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन इज़ बॉडीली ऑर्गन्स मीडियम, ये आपका नॉन वर्बल में आता है, तो इसका आंसर होगा वर्बल मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्क ऑफ मैसेंजर इज़। मैसेंजर कौन होता है फ्रेंड्स, सेंडर। सेंडर को ही हम मैसेंजर कहते हैं, तो उसका क्या काम होता है फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। टू डेवलप ए मैसेज, टू एनकोड ए मैसेज, टू ट्रांसमिट अ मैसेज। एक सेंडर क्या करता है, सबसे पहले एक मैसेज को डेवलप भी करता है, वही उसको एनकोड भी करता है और वही उसको फिर ट्रांसमिट करता है रिसीवर के लिए, है ना। तो इसका आंसर ऑल ऑफ अबव आएगा फ्रेंड्स, डी। डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही उसमें इंक्लूड होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर भी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अच्छे से प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन करिए और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आगे वाले वीडियोस में मैं आपको एमसीक्यूज़ भी कराने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए।
थैंक यू।